हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है द हिंदू के नए सेशन के साथ। आज फिर हम हाजिर हैं। 9 अप्रैल है आज, और आज जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स रहने वाले हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब मैम की आवाज आ रही है, पीपीटी भी दिख रही है, मैम कहाँ है? तो ऐसी बात है कि कुछ दिनों के लिए मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ, इस वजह से स्टूडियो में जाकर के क्लास रिकॉर्ड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो कुछ दिन हम ऐसे ही मिलेंगे, पेन टैब के और लैपटॉप के द्वारा मैं लेक्चर डिलीवर करूंगी। बट मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहिएगा, किसी भी तरीके की कोई कमी, कोई भी दिक्कत इस लेक्चर में नहीं आनी चाहिए और नहीं आएगी। जैसे हम स्टूडियो में पढ़ाई कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही हम इस तरीके से भी कुछ दिन पढ़ाई करेंगे, और आपसे भी थोड़ी उम्मीद रहेगी कि आप भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए, पढ़ाई किसी की भी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपका पढ़ना हो चाहे वो मेरा पढ़ाना हो, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इस वजह से हम इस तरीके से जैसे भी पॉसिबल हो रहा है आपकी लेक्चर को क्या करें, डिलीवर कर रहे हैं। और पिछले 2 दिन की क्लासेस नहीं हुई हैं बिकॉज एक दिन तो मैं ट्रैवल ही कर रही थी और दूसरे दिन जो है टेक्निकल सेटअप करने में चीज़ें नहीं हो पाई। बट कोई बात नहीं, जो भी उस 2 दिनों के जो भी प्रीवियस जो भी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी रहेंगे उसको हम अगले आने वाले दिनों में, अगर किसी दिन न्यूज़ उतने अच्छे नहीं आए, एडिटोरियल्स अच्छे नहीं आए, तो मेरे पास वो चीज़ें सारी रखी हुई हैं, मैं बिल्कुल आपको उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर दूंगी। तो कोई भी टॉपिक, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या सब्जेक्ट आपका नहीं स्किप होगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। फिलहाल आज चलिए शुरू करते हैं कुछ नए अंदाज में आज की क्लास को। तो आई होप आप सभी को ये पसंद आएगा, और कुछ अगर टेक्निकल चीज़ें हो जाएं ऊपर नीचे तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर चीज़ें, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैं निभाने के लिए पूरी अपनी तरफ से वर्क हार्ड कर रही हूँ। मतलब हार्ड वर्क कहना चाहिए, या फिर मेरी ये एक तरीके से कह लीजिए निष्ठा है आप लोगों के प्रति, इस तरीके से कि मैं आऊँ और अपनी सारी चीज़ें डिलीवर करूँ, अपना काम करूँ। तो मैं वो कर रही हूँ। आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग भी मेरी चीज़ों को समझेंगे, हेल्प करेंगे और आप भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं। तो आज की हाइलाइट्स रहने वाली है, फर्स्ट है कि यूएस एम्स टू bolster फ्रंट अगेंस्ट चाइना एट टॉक्स विथ लीडर्स ऑफ जापान फिलीपींस। तो ये कल की भी न्यूज़ थी। AUKUS जो ऑकस बना हुआ है आप सभी को मालूम है, जिसमें कि यूएस है, ब्रिटेन है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये 3 कंट्रीज ने मिलकर के एक ऑकस ग्रुप बनाया हुआ है। अभी उसमें बात की जा रही है कि कुछ अन्य कंट्रीज हैं उनको भी शामिल किया जाए, जैसे कि जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, इनको भी शामिल किया जाए। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सीधा सीधा उद्देश्य है चाइना को काउंटर करना। तो काउंटर चाइना ऑकस को बनाया गया है और अभी उसमें और भी देशों को शामिल किया जा रहा है। तो हम थोड़ा सा इसको देख लेंगे कि क्या है हाईलाइट, और साथ के साथ ये भी देख लेंगे कि जापान, फिलीपींस जैसे देशों को ही क्यों शामिल किया जा रहा है। उसके बाद हम चलेंगे हमारी अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज क्या है? DGTR कॉल्स फॉर लेवी ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सोडियम साइनाइड। तो ये जो है सोडियम साइनाइड एक तरीके का रॉ मटेरियल कह लीजिए, जो कि सोना और चांदी को जो ओर से निकालने के लिए यूज में होता है। अभी फिलहाल इसकी एंटी डंपिंग को लेकर के कुछ हमारे इंडियन जो भी काम करने वाले या फिर जो उद्योगपति लोग हैं, उन्होंने एक कंसर्न रेज किया है, और DGTR से, जो कि इन सारे मामलों को देखती है, उनसे ये बात की है कि जो डंपिंग हो रही है सोडियम साइनाइड की, उसको रोका जाए। तो देखेंगे क्या है मुद्दा और हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम देखेंगे। अगली हमारी न्यूज क्या है? STB फोन पे टू पुश UPI इन सिंगापुर। तो अभी जो हमने देखा हुआ है कि कुछ 4-5 ऐसी कंट्रीज है जिनको हमने UPI यूज करने के लिए अलाउ किया है, जिसमें से सिंगापुर भी एक है। तो फिलहाल साउथ की एक कंपनी है जिसने सिंगापुर के कंपनी STB के साथ क्या किया है, टाई अप किया है, और वो आगे चल के भविष्य में अगले 2 साल के लिए एग्रीमेंट है, और वो अगले 2 साल तक इंडियन UPI का यूज करने वाले हैं। तो अगर सिंगापुर कोई घूमने जा रहा है या सिंगापुर से कोई हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो UPI के यूज करके बहुत इजीली वो मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। देखेंगे क्या न्यूज है। अगला जो हमारा एडिटोरियल है, हीट अफेक्ट्स इंडिया एम टू मूव फॉर कोल टू रिन्यूएबल। तो हमने कुछ दिन पहले बात की थी IMD की रिपोर्ट के बारे में कि इस बार जो इंडिया में हीट डेज हैं, जो वो है बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। मतलब कि नॉर्मली जो 4-5 दिन का हीट वेव रहता था, वो अभी बढ़ के जस्ट दुगना होने वाला है, यानी कि 8 से 9 दिन का हीट वेव रहने वाला है। तो इस समय में बात की गई है इस एडिटोरियल में कि जब गर्मियां बढ़ती है तो पावर कंजप्शन भी बढ़ जाता है, क्योंकि कूलर, AC वगैरह बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे यूज होने लगते हैं, तो जो बिजली की जो खपत है वो भी बढ़ जाती है। तो उसको टैकल करने के लिए, जैसे कि इंडिया में क्या होता है, बिजली का जनरेट करने के लिए, पावर जनरेशन के लिए हम कोयले पर डिपेंड करते हैं। तो ये एडिटोरियल यही बात करता है कि पावर को जनरेट करने के लिए कोल का यूज, और कोल के यूज की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर का और राइज होगा और पर्यावरण और ज्यादा प्रदूषित होगा। तो इसके बारे में एक एडिटोरियल है, हम देखेंगे उसको अच्छे से। काफी अच्छा रहने वाला है ये। GS पेपर 3 में आपका एनवायरमेंट वाले सेक्शन से रिलेट करेगा।
अगली न्यूज़ क्या है, अ न्यू मेथडोलॉजी विथ सम इश्यूज, तो इसको देख लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है इसमें, इस वजह से इसको शायद डिस्कस नहीं करें हम। अगली जो हमारी न्यूज़ है, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज अ फंडामेंटल राइट से सुप्रीम कोर्ट। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर के जो एक मामला पूरा गया हुआ था, तो मार्च में एक वर्डिक्ट दी थी, तो उसके रिगार्डिंग अभी एक दूसरी वर्डिक्ट आई हुई है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें उन्होंने क्लाइमेट चेंज को एक फंडामेंटल राइट बनाने की बात की है कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से किसी भी व्यक्ति को या समुदाय को, समाज को नुकसान हो रहा है, तो इसको फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए। वैसे इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इम्पोज नहीं किया है फोर्सफुली कि ऐसा होना ही चाहिए, बस एक अपना आउटपुट रखा है, अपने एक एडवाइस दी है। अगली हमारी न्यूज क्या है, 252 कैंडिडेट्स इन फर्स्ट फेज हैव केसेस अगेंस्ट देम रिपोर्ट। तो अभी एडीआर जो है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है, वो हमेशा क्या करती है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड इस तरीके के टॉपिक्स लाती रहती है। तो चूंकि अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें बात की गई है कि जो 1600 करीब में लोगों ने उम्मीदवारी अपनी दावेदारी पेश की है अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं फर्स्ट फेज के लिए, और उसमें लगभग 252 यानी कि लगभग 250 लोग ऐसे हैं, 250 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर हीनियस क्राइम है, हीनियस क्राइम केसेस चल रहे हैं। तो इसके बारे में एक रिपोर्ट आई हुई है, उसको हम देख लेंगे। ये आपके लोकतंत्र में पारदर्शिता से रिलेटेड है, जीएस पेपर 2 से ये टॉपिक आपका रिलेट करेगा। उसके बाद हम देखेंगे ये फोल्क्स की चार्म। तो ये एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है कि अभी साउथ इंडिया में जो भी इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही है, उसमें जो ट्रेडिशनल फोक आर्ट वाले जो भी वहाँ पर लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके द्वारा कैंपेनिंग की जा रही है। तो बहुत ही कलरफुल सी फोटो है, देखेंगे उसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही नॉलेज के लिए इसको हमने लगा दिया है, और सुंदर तो दिख रहा था, इस वजह से सोचा कि चलो लगा दिया जाए। अगली हमारी न्यूज क्या है, अगली न्यूज है, स्टेट्स बीइंग कंपेल्ड टू मूव कोर्ट अगेंस्ट सेंटर सुप्रीम कोर्ट। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेंटर और स्टेट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं टाइम टाइम पे, अभी हमने कुछ दिन पहले भी देखा था कि साउथ इंडियन जितने भी स्टेट्स हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ अपने कंसर्न राइज किए थे, किसको लेकर के, केंद्र के अगेंस्ट जो है, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला जैसे स्टेट्स ने बोला था कि फंडिंग नहीं दे रही है केंद्र सरकार। अलग अलग मामले में अलग अलग इश्यूज हैं सभी स्टेट्स के, तो उसको रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी है, और उसमें बोला है कि जो राज्य है वो मजबूर है सेंटर के अगेंस्ट कोर्ट में जाने के लिए, क्योंकि कोर्ट जो है उनको फंडिंग वगैरह नहीं दे रही है। तो ये टॉपिक तो हम देखेंगे, जीएस पेपर 2 से रिलेट करता है केंद्र राज्य संबंधों से, साथ के साथ में हम जो पीटी को ध्यान में रख के जितने भी केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स दिए गए हैं, उसको हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। अगर हमारी न्यूज क्या है, हाउस होल्ड डेप्ट सर्ज टू न्यू हाई बाय दिसंबर 2023। तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, जीएस पेपर 3 में आपको लिंक करना पड़ेगा ये पेपर जो टॉपिक है। और इसमें क्या बात की गई है कि जो हमारा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, यानी कि घरेलू जो भी खर्च है हमारा, वो क्या हो गया है, जो ऋण है वो बढ़ गया है। साथ के साथ में कुछ इसको लेकर के बात की गई है कि ये जो है वो पिछले 20-25 सालों से अगर तुलना की जाए, तो सबसे हाईएस्ट नंबर पे या हाईएस्ट लेवल पे ये पहुंच चुका है। तो घरेलू जो ऋण है उसकी वृद्धि को दिखाया गया है, तो देख लेंगे उसको, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे। फिलहाल चलिए चलते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में, आज की शुरुआत करते हैं। उसके पहले जो भी नॉन सब्सक्राइबर हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, हम रोज ही ये बात बोलते रहते हैं वैसे तो। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, ये तो मैं पहले हाइलाइटर ले लेती हूँ, क्योंकि ये इससे काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए, इसमें बात की गई है, टॉपिक क्या है हमारा, यूएस एम्स टू ब्लॉस्टर फ्रंट अगेंस्ट चाइना एट टॉक्स विथ लीडर्स ऑफ जापान एंड फिलीपींस। तो इसमें बात की गई है कि जो ऑकस है वो क्या करता है, दो तीन कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, और तीसरा कौन है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑकस इन तीन कंट्रीज ने 2021 में मिलकर के एक ग्रुप बनाया हुआ था, और उसमें बात क्या की गई थी कि चाइना को टैकल करने के लिए जितने भी टेक्नोलॉजी वगैरह हैं वो एक दूसरे को शेयर करेंगे। साथ के साथ में ऑस्ट्रेलिया को जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन देने के लिए इस ऑकस को बनाया गया था, लेकिन ये बना था 2021 में। उसके बाद से अभी क्या हो रहा है कि 2024 आते आते अब इस ग्रुप को ऐसा लग रहा है कि इसमें अन्य कंट्रीज को भी शामिल करना चाहिए। और अदर कंट्रीज में कौन हो सकता है, जापान हो सकता है, फिलीपींस हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपने टाइम टाइम पे अगर आप डेली न्यूज फॉलो करते हैं तो आपको मालूम होगा कि जापान जो कि एक आइसलैंड कंट्री है, द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, और चाइना के साथ में इसका कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि चाइना इनके द्वीपों को हड़पना चाहता है। फिलीपींस के साथ क्या इशू है, फिलीपींस में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का भंडार है,
और चाइना ये चाहता है कि क्रूड ऑयल के मामले में उसका दबदबा हो। तो वो क्या करता है, इंडियन ओशन और साथ के साथ में साउथ चाइना सी में अपना दबदबा जमाने के लिए क्या करता है, चाइना इन कंट्रीज को परेशान करता रहता है टाइम टाइम पे। तो जापान और फिलीपींस जैसे देश ऐसे हैं जो कि चाइना के एंटी हैं। तो इसलिए ऑकस में जो जितने ग्रुप हैं, जो कि यूएस है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, ये चाहते हैं कि जितने भी कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट है उनको किया जाए, ऑकस में शामिल कर लिया जाए। तो ये कुछ न्यूज़ है। और साथ में इसमें दो बातें की गई हैं। जो कि ऑकस ग्रुप है उसमें दो पिलर्स होते हैं। तो पिलर 1 में सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग बात है कि ऑस्ट्रेलिया को किस तरीके से न्यूक्लियर सबमरीन देना है। लेकिन पिलर 2 में है कि जो भी नॉर्मल टेक्नोलॉजीज होती हैं, चाहे चाहे वो साइबर सिक्योरिटी को लेकर के हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल जो भी इंटरचेंज हो एक दूसरे देशों के माध्यम से एक दूसरे देशों के लिए उनकी हेल्प करने के लिए, तो पिलर 2 में इन तरीके की सारे टेक्नोलॉजीज वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का शेयर होता है। तो जो भी नई कंट्रीज अभी जुड़ेंगी इस ऑकस में वो पिलर 2 में ही जुड़ेंगी। मतलब कि उनको न्यूक्लियर पावर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाकी सारी टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी वो चाहते हैं चाइना को टैकल करने के लिए, वो इन नई कंट्रीज को मिलेंगी जो भी इस ग्रुप में शामिल होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मुद्दा है। और ये सारी चीजें आपके कहीं ना कहीं इंडिया को भी इफेक्ट करती है, क्योंकि इंडिया और चाइना का टसल भी चलता रहता है। तो अगर इस तरीके से कोई एजेंसी बन रही है तो वो डेफिनेटली इन फ्यूचर इंडिया भी उसमें शामिल होगा और फिर एक नए तरीके से हम चाइना को टैकल कर सकते हैं। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपको जीएस पेपर 2 जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला टॉपिक होता है वहां से आप इसको लिंक कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है, डीजीटीआर कॉल्स फॉर लेवी ऑन एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सोडियम साइनाइड। तो ये जो सोडियम साइनाइड है, जैसा कि मैंने बताया सोडियम साइनाइड के क्या होता है, सोडियम साइनाइड का यूज किया जाता है जो सोना और चांदी निकालने के लिए, उसके निष्कर्षण के लिए सोडियम साइनाइड का यूज किया जाता है। मतलब कि कोई भी चीज होती है उसका रॉ मटेरियल जिसको ओर कहते हैं, जैसे कि आयरन ओर हो गया, वैसे ही आपका सिल्वर और गोल्ड को भी निष्कर्षण करने के लिए, जमीन से निकालने के लिए किसी भी एक मटेरियल की यूज की जाती है। तो वो यहाँ पर यूज होता है सोडियम साइनाइड का। सोडियम साइनाइड को लेकर के अभी जो इंडियन उद्योगपति वगैरह हैं जो इस दिशा में काम करते हैं, उनका ये कंसर्न है कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए जापान हो गया, कोरिया हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, साथ के साथ में चाइना तो है ही। तो ये सारी कंट्रीज हैं, यहाँ पर ये जो सोडियम साइनाइड है वो काफी मात्रा में मिलता है। तो ये क्या करते हैं कि ले ला करके इसको हमारे यहाँ पे डंप कर देते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया का जो ये पूरा मार्केट है वो हैम्पर होता है। डंपिंग यही होती है कि एक बार में बल्क में कोई चीज लाके दूसरे देश में छोड़ देना। तो इस डंपिंग से क्या होता है, जो भी जिस कंट्री में ये सारी चीजें छोड़ी जाती हैं वहां का जो घरेलू उद्योग होता है वो बहुत ही प्रभावित होता है। तो उसको रोकने के लिए डीजीटीआर है। डीजीटीआर का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज यानी कि डीजीटीआर है वो इस तरीके के एंटी डंपिंग रिलेटेड मामले को देखता है और उसने अभी इस पर सैंक्शन लगाने की बात की है। मतलब सोडियम साइनाइड और एंटी डंपिंग के ऊपर ड्यूटीज जो कि शुल्क लगता है, ऋण एक तरीके से आप कह लीजिए, चार्जेस जो लगते हैं वो अब क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। और ये सारा काम कौन करेगा, तो डीजीटीआर करेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज जो ग्रुप है हमारे यहाँ पे, वो इन सारी चीजों को रेगुलेट करेगा। तो ये न्यूज है। अब हम देख लेते हैं, हमने तो देख लिया कि सोडियम साइनाइड का यूज क्या है, हमने ये देख लिया कि डंपिंग क्या होती है, एंटी डंपिंग का क्या इश्यू है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे लिए डीजीटीआर का क्या मतलब है, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं डीजीटीआर के बारे में। सबसे पहले मैंने फुल फॉर्म इसकी बता दी है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, डंपिंग रोधी एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय है ये। और ये क्या काम करता है, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहले तो मामला ये जान लीजिए कि कौन से मंत्रालय के अंदर आता है। तो जो वाणिज्य मंत्रालय है हमारा उसके अंदर ये आता है। इसकी स्थापना कब हुई है, 2018 में। तो नया नया ही है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। और ये एक तरीके का अर्ध न्यायिक निकाय है। अर्ध न्यायिक निकाय है, जो मैं पॉइंट्स हाईलाइट करते जा रही हूँ, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अर्ध न्यायिक निकाय कहने का क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा मामला होगा
जिसमें अगर उनको लगेगा कि सामने वाला गिल्टी है, यानी कि कोई भी देश गिल्टी है, तो वो क्या कर सकते हैं, न्यायालय की तरह उस पे सजा भी दे सकते हैं। और सजा कैसे देंगे, तो डंपिंग चार्जेस लगा करके, जो ड्यूटी बढ़ाने की बात की गई है, शुल्क बढ़ाने की, सीमा शुल्क बढ़ाने की बात की गई है, इसी तरीके से जो है दंड देती है डीजीटीआर, जिन भी कंट्रीज की क्या होती है, संलिप्तता होती है डंपिंग में। ठीक है, ये हुई आसान भाषा में। अब देख लेते हैं कि डीजीटीआर का मुख्य कार्य क्या है। तो डीजीटीआर का मुख्य कार्य क्या है, डंपिंग, सब्सिडी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी के मामले में जांच करना, यानी कि डंपिंग हो रही है, सब्सिडी में कितनी छूट दी जा रही है, या बहुत ज्यादा तो नहीं दी जा रही है, ताकि दूसरे देश जो है हैम्पर ना हो, उनका उद्योग हैम्पर ना हो। और ये सारी चीजें ड्यूटीज के मामले में जो भी जांच करनी होती है वो डीजीटीआर करता है। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार को इन मामलों में सिफारिशें भी देता है कि भारत सरकार किस तरीके से चीजें लेकर के चल सकती हैं उद्योगों से रिलेटेड। उसके लिए भारत सरकार को सिफारिश देने का काम करता है, जागरूकता बढ़ाना। साथ के साथ में कई मामले होते हैं, जैसे कि अगर कोई भारतीय उद्योग ये आरोप लगा दे कि कोई विदेशी कंपनी क्या कर रही है, डंपिंग कीमतों पर क्या कर रही है, बहुत कम लोएस्ट कीमतों पर चीजें बेच रही हैं या भारत में डंप कर रही हैं, तो फिर उन सारी चीजों की जांच करने का काम कौन करता है, ये डीजीटीआर करता है। तो ध्यान में रखिएगा किसके बारे में बात हो रही है, डीजीटीआर के बारे में बात हो रही है। और ये काम क्या करता है, भारतीय उद्योगों को जो भी अगर कोई भी कंट्री नुकसान पहुंचाती है डंपिंग के माध्यम से या सब्सिडी के माध्यम से, जिस भी तरीके से भारतीय उद्योगों को कोई विदेशी सरकार या कंपनी नुकसान पहुंचाती है, तो उन सब की जांच कौन करता है, डीजीटीआर करता है। ठीक है, तो यहाँ तक रही ये बात। आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या काम किए जाते हैं। अब डंपिंग रोधी और सब्सिडी रोधी जांच किस तरीके से होती है, कि क्या कोई विदेशी कंपनी ने सच में डंपिंग की है कि नहीं, या बहुत कम सब्सिडाइज रेट पर तो भारतीय उद्योगों में चीजें नहीं बेच दी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी में ये जांच की जाती है कि विदेशी सरकारों के द्वारा उत्पादों को कितनी सब्सिडी दी जा रही है ना। तो ये काउंटर वेलिंग होता है, यानी कि विदेशी सरकार या विदेशी जो भी कंपनी वगैरह है वो कितनी छूट पे, कितनी सब्सिडी पे चीजें भारत में ला करके डंप कर रही हैं, ये काउंटर वेलिंग के थ्रू उस पर ड्यूटी लगा दी जाती है कि बहुत ज्यादा सब्सिडाइज सामान यहाँ पर ना आए, ताकि क्या हो, भारतीय जो घरेलू उद्योग है वो कहीं प्रभावित ना हो। तो ये डीजीटीआर का काम है, हमने अपने डंपिंग न्यूज से चालू किया था और डीजीटीआर के बारे में हमने देख लिया। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा क्या है, एसटीबी। एसटीबी, फोन पे टू पुश यूपीआई इन सिंगापुर। एसटीबी का फुल फॉर्म क्या है, सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड। तो सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड जो है उसने अभी क्या किया है, बेंगलुरु की एक कंपनी है, फिनटेक कंपनी है, उसके साथ में मिलकर के एक कहना चाहिए एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये एसटीबी यानी कि सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड और साथ के साथ में बेंगलुरु की फिनटेक कंपनी, इन्होंने मिलकर 2 साल के लिए एग्रीमेंट किया है। और क्या एग्रीमेंट किया है, तो एग्रीमेंट ये है कि 2 साल, अगले 2 साल ये यूपीआई के माध्यम से क्या करेंगे, एक दूसरे कंट्रीज के बीच में टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। इट मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति सिंगापुर से इंडिया आना चाहता है या इंडिया से कोई व्यक्ति सिंगापुर में जाता है, तो ये जो कंपनीज हैं, सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड और ये फिनटेक कंपनी बेंगलुरु की, वो क्या करेंगे, इन टूरिस्ट जो भी हैं दोनों कंट्रीज के, उनको यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने के लिए कैपेबल बनाएंगे। मतलब कि अगर आप सिंगापुर घूमने जा रहे हैं तो आपको क्या होगा, यूपीआई के माध्यम से आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं। मतलब आपका टूरिज्म सिंगापुर में अब आसान हो जाएगा अगले 2 सालों के लिए, ये एग्रीमेंट है। और याद रखिएगा कि ये किसके बीच में हो रहा है, तो ये हो रहा है एसटीबी, सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड और बेंगलुरु की फिनटेक कंपनी। ठीक है, सिंगापुर और साथ के साथ में 2-3 कंट्रीज और हैं जिसके साथ में यूपीआई के द्वारा अपना व्यापार किया जा रहा है या फिर परमिशन दी गई है, जिसमें कि भूटान है, आपका सिंगापुर है ही, उसके बाद यूएई भी है जिसको इंडिया ने परमिशन दी है यूपीआई यूज करने की। तो आपको जा करके बताना है कि क्या कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं अभी वर्तमान में जिनके साथ हमने यूपीआई यूज करने के लिए परमिट किया हुआ है। 2-3 तो मैंने ही बता दिए, जैसे कि भूटान हुआ, सिंगापुर हो गया, यूएई हो गया। अभी आपको 1-2 और कंट्रीज है जिनके नाम बताने हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको इसको बताना है। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ये जो टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर 3 से लिंक करेगा। जीएस पेपर 3 में जो एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है वहां से लिंक करेगा। आज मैं बहुत ज्यादा लिख नहीं रही हूँ, आपको देख रहा होगा, इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि राइटिंग इतनी वर्स्ट आएगी पेन टैब से, क्योंकि प्रैक्टिस उतनी बहुत ज्यादा है नहीं। तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिएगा लेक्चर को कि मैं क्या बोल रही हूँ, चाहे तो आप नोट डाउन भी करते चल सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। अब इसमें क्या बात की गई है, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज अ फंडामेंटल राइट सेज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपनी एक वर्डिक्ट दी, उसमें बोला कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको क्या करना चाहिए, फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए। फंडामेंटल राइट बना देने से क्या होगा कि जो सरकार है वो क्लाइमेट चेंज से जो भी हानि हो रही है जनता को, आम लोगों को, मैंगो पीपल्स को, उसके ऊपर ध्यान देना सरकार शुरू करेगी। क्योंकि फंडामेंटल राइट है, अगर बन जाएगा ये और कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो गया, तो अगर वो आम जनता को प्रोवाइड नहीं होगा, वो राइट नहीं मिलेगा, तो फिर आम जनता कोर्ट जा सकेगी उसके लिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक अपना सिर्फ और सिर्फ क्या रखा है, सुझाव रखा है कि इसको क्या कर देना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स बना देना चाहिए क्लाइमेट चेंज को। अब क्यों ऐसी बात की गई है, तो बात इसलिए की गई है क्योंकि आपने नाउअडेज देखा होगा कि हीट टेम्परेचर राइज की वजह से, चाहे पॉल्यूशन की वजह से, बहुत सारे जो पेंडेमिक जैसी कंडीशन हो गई है, चाहे वो कोविड भी आया हो तो इस तरीके से ही आया है कि सही से रेगुलेशन नहीं हुआ है, जानवरों के बीच में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया, या फिर आप कह लीजिए टेम्परेचर राइज की वजह से कई सारे ट्रॉपिकल डिजीज हो रहे हैं, साल भर कुछ ना कुछ बीमारियां चलती रहती हैं ड्यू टू वेदर चेंज। तो इस वजह से बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि क्या कर देना चाहिए, जो क्लाइमेट चेंज है उसको फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये आपके जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट से भी रिलेट करता है और जीएस पेपर 2 में जो फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक है वहां से भी यूज ये लिंक करता है। इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने दो आर्टिकल्स के बारे में बात की है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 14 क्या बात करता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, और आर्टिकल 21 क्या बात करता है, राइट टू लाइफ की। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वालिटी, ये फुलफिल हो ही नहीं सकते जब तक कि आप जलवायु से संबंधित राइट्स ना दे दें, क्योंकि पर्यावरण का इंसान के जीवन पे, उसके लाइफ से बहुत ही सीधा सीधा लिंक है। अगर आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ की बात की जाए तो हमारे आर्टिकल 21 के थ्रू ये मेंशन है कि स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट भी आ जाता है आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एनवायरनमेंट से सीधे सीधे लिंक है, और अगर एनवायरनमेंट जो है वो आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ में आता है, तो इसको बिल्कुल सीधे सीधे क्या कर देना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स बना देना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि टेम्परेचर राइज, अभी जो हीट वेव वाली कंडीशन आ रही है, तो हीट वेव 8-9 दिन इस बार रहने वाली है, जो कि पहले नॉर्मली 4 से 5 दिन रहा करती थी। तो अब क्या होगा कि जो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं, वो लोग तो मजबूर हैं काम पे जाने के लिए, और इतने टेम्परेचर में, इतनी गर्मी में उनको काम करना ही करना है। और उसके बाद क्या होगा, उन टेम्परेचर या हीट वेव की कंडीशन आने की वजह से उनके जो हेल्थ है उस पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनका राइट टू लाइफ भी क्या होगा, हैम्पर होगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल डायरेक्टली मेंशन है, उसमें जो क्लाइमेट चेंज है वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करता है, लिंक करता है। तो फिलहाल क्लाइमेट चेंज को भी फंडामेंटल राइट्स बना देना चाहिए। तो ये जो पूरी न्यूज़ है, जो कि पूरी ओवरव्यू मैंने दिया, इसमें यही बात की गई है। साथ के साथ इसमें बात की गई है इंडिया के सोलर पोटेंशियल के बारे में। एक चीज इसमें मेंशन की गई है कि जो इंडिया का सोलर पोटेंशियल है, अभी फिलहाल में हम लोग क्या करते हैं, पावर जनरेशन के लिए क्या है, बहुत ज्यादा कोल पे डिपेंड करते हैं फिलहाल में। लेकिन हम सोलर जनरेशन या सोलर एनर्जी के तरफ भी हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और इसमें बात की गई है इस आर्टिकल में, द कोर्ट अंडरस्कोर्ड द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ सोलर पावर वुड प्ले इन अरेस्टिंग द इल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसमें कोर्ट ने बात की है कि अगर हम सोलर पावर के ऊपर में थोड़ा सा ध्यान दें, सोलर एनर्जी वगैरह के ऊपर ध्यान दें, तो क्लाइमेट चेंज की जो भी इलनेस है, जो भी उसकी कमियां हैं, उसको दूर किया जा सकता है। किस तरीके से दूर किया जा सकता है, तो इसमें बात की गई है कि क्यों इस पर इतना ध्यान देना जरूरी है। पहली बात है कि इंडिया में वन ऑफ द कंट्री इज लाइकली टू अकाउंट फॉर 25% ऑफ ग्लोबल एनर्जी डिमांड ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। तो बात ये की गई है कि इंडिया जो है वो आने वाले 2 दशकों में क्या करने वाला है, जितनी भी ग्लोबल एनर्जी है उसका 25% की डिमांड इंडिया में होने वाली है, और आने वाले 2 दशकों में यानी कि लगभग 20 सालों के लिए 25% एनर्जी को हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए कोयला सफिशिएंट नहीं है।
और अगर हम कोयले पर डिपेंडेंट हो भी जाएंगे तो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन और एनवायरमेंटल जो भी इश्यूज होंगे वो और भी हमारे लिए हानिकारक हो जाएंगे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि सोलर एनर्जी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और भी इसमें बात की गई है कि जो भी कंडीशंस है, जैसे बाय शिफ्टिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंडिया एनहेंस इट्स एनर्जी सिक्योरिटी रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन वोलेटाइल फॉसिल फ्यूल। ठीक है, मार्केट्स एंड मिटिगेशन एंड रिस्क एसोसिएटेड विथ एनर्जी सिक्योरिटी। तो इसमें बात की गई है कि जो भी है अभी जो फिलहाल, जैसे कि हमने पहले बात की कि सोलर एनर्जी के ऊपर हमको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बात की है कि जो मार्केट है उसको क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड करते हैं, कोयले के ऊपर, जीवाश्म ईंधन के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी है। तो मार्केट को भी इस तरीके से बिल्ड करना है कि क्या हो, इस दिशा में काम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो ये जो एक टॉपिक था जिसमें बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने बात की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फोर्सफुली नहीं बोला है कि ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन एक अपना एक तरीके से आउटपुट दिया है, अपना एक इनपुट दिया है, एक समझ लीजिए कि क्लाइमेट चेंज को इस तरीके से फंडामेंटल राइट बना के हम इसको और गंभीर मुद्दा बना सकते हैं। और अगर इस तरीके से होगा तो जनता के साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो भी ध्यान देगी इस चीज पर। तो ये इशू है और ये पूरा न्यूज रहा। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक इलेक्शन को ध्यान में रख करके है। देखिए, 252 कैंडिडेट्स इन फर्स्ट फेज हैव केसेस अगेंस्ट देम रिपोर्ट। तो रिपोर्ट कहती है, किसकी रिपोर्ट है वही, तो एडीआर की रिपोर्ट है। एडीआर जो है वो कौन है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो ये एडीआर है, हमेशा क्या करता है, लोकतंत्र से रिलेटेड मुद्दे लाता रहता है। हमने इसके बारे में पहले भी बहुत बातें की हुई हैं। तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है उसने अभी बात की है कि अभी फर्स्ट फेज में 19 अप्रैल से इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के। उसमें लगभग 1625 कैंडिडेट भाग लेने वाले हैं और इन 1625 कैंडिडेट्स में से लगभग 252 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत ही सीरियस क्रिमिनल मामले लगे हुए हैं, चार्जेस लगे हुए हैं। यानी कि किसी के ऊपर में रेप के चार्जेस हैं, किसी के ऊपर जान से मारने वाले चार्जेस हैं, यानी कि मर्डर का चार्ज है, किसी के ऊपर में अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज है। तो इस तरीके से 252 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हीनियस चार्जेस हैं, फिर भी उनको क्या किया गया है, टिकट दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए। और इनमें से बहुत सारे लोग चुन के भी आएंगे, क्योंकि जनता इतनी अवेयर नहीं होती कि किस व्यक्ति को कितना ज्यादा केस उस पर लगे हुए हैं। साथ के साथ में चुनाव आयोग ने ये चीज बोल तो जरूर रखी है कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनको अपना सारा भी डाटा है, जैसे कि वो उनके फिजिकल जो भी चीजें हैं, एसेट वगैरह है, जो भी उनकी जमीन जायदाद है उसके बारे में जानकारी देनी है। साथ के साथ उनके ऊपर जो कुछ क्रिमिनल मामले लग रहे हैं उनकी भी जानकारी देनी है। लेकिन कोई भी पार्टी इस तरीके से बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम तो करती नहीं है। तो ये बहुत ही क्या होता है, जनता को नहीं पता होता है कि किस व्यक्ति के ऊपर कितने चार्जेस लग रहे हैं। और जनता क्या है, वो तो इनोसेंट हमारी जनता होती ही है, जो कि धर्म और इधर उधर के मुद्दों पे क्या कर देती है, जाकर के वोट दे देती है। तो ये एडीआर की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बात की गई है और ये लगभग इन 1625 कैंडिडेट्स में से 1618 कैंडिडेट्स के ऊपर में एनालिसिस करके ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें बात की गई है कि जो आरजेडी है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल है, इसके सबसे ज्यादा केसेस हैं, इनके पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा केसेस हैं। और सबसे कम केसेस किसके हैं, तो बीएसपी बसपा के ऊपर सबसे कम केसेस हैं उनके कैंडिडेट्स में। साथ के साथ इसमें ये भी बात की गई है कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि लगभग करोड़पति हैं। तो 450 ऐसे करोड़पति हैं जो इस बार फर्स्ट फेज इलेक्शन लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवारी अपनी पेश कर रहे हैं। और ये जो उम्मीदवार हैं लोकसभा चुनाव में जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, 450 में सबसे ज्यादा करोड़पति कहाँ पर है, बीजेपी पार्टी में। और ये बनता भी है भैया, इतना सारा इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा वंदा मिला है, तो भैया बीजेपी है, कुछ भी कर सकती है। तो सबसे ज्यादा करोड़पति कहाँ पर है, बीजेपी पार्टी में है। इस तरीके से एडीआर की रिपोर्ट आई हुई है। अब ये टॉपिक हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल इशू जानना जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन अगर हम वोट देने जा रहे हैं तो हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या मामला चल रहा है देश में। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये टॉपिक है जीएस पेपर 2 में, जो डेमोक्रेसी पारदर्शिता की बात होती है या ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, वहां पर आता है। और ये जो टॉपिक है वो इलेक्शन की पारदर्शिता को रिलेट करता है सीधे सीधे। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट वगैरह अगर आप अपने आंसर राइटिंग में कोट करते हैं तो बहुत ही उससे आपका आंसर यूजफुल
और बहुत इम्पैक्टफुल लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जब भी अगर इलेक्शन पे ट्रांसपेरेंसी की बात आए तो आपको एडीआर की रिपोर्ट को क्या करना चाहिए, कोट करना चाहिए, जिसमें इस तरीके के आंकड़े दी गई है। देखिए आंसर में पार्टीज का नाम नहीं लिखना होता है, लेकिन एक ओवरव्यू मोटा मोटा आंकड़ा जरूर बताना होता है कि हाँ इतने लोग, इतने परसेंटेज लोग जो हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं और फिर भी वो क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का पार्ट बनने जा रहे हैं। तो ये कुछ न्यूज थी। अब चलते हैं हमारे अगले न्यूज की तरफ। अगली न्यूज हमारी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, जीएस पेपर 2 से ये भी लिंक करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बात की गई है, स्टेट बीइंग कंपेल्ड टू मूव कोर्ट अगेंस्ट सेंटर सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो स्टेट्स हैं, जो राज्य सरकारें हैं, वो कंपेल्ड हैं यानी कि मजबूर हैं सुप्रीम कोर्ट आने के लिए। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनको पैसे दे ही नहीं रही है। वो जो भी चीजें स्टेट को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रिक्वायरमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। अभी आपने मुद्दा हमने डिस्कस किया हुआ है, कर्नाटका का मुद्दा है, जैसे केरला का मुद्दा है, साथ के साथ तमिलनाडु का फ्लड रिलेटेड जो उन्होंने डिजास्टर रिलीफ फंड मांगा था केंद्र से, उससे रिलेटेड एक मामला था। केरला के साथ वही है कि केरला पूछ रही है गवर्नमेंट से कि भाई बता दो कि कितना मार्केट से हम बोरो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सपेंडिचर है, सोशल एक्सपेंडिचर है, वो बहुत ज्यादा है और उसको फुलफिल करने के लिए केंद्र पैसा दे नहीं रहा है। तो मार्केट से हम कितना पैसा उठा सकते हैं, इस तरीके से कुछ कुछ इशू हुए हैं। तो जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक इशू है, साथ के साथ में ये केरला गवर्नमेंट का भी इशू है, कर्नाटका गवर्नमेंट का भी कुछ फिजिकल से लेकर के ऐसा ही इशू है। तो इस तरीके से बात की गई है कि जितने भी साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, चाहे कोई भी स्टेट है जिसके जरूरतों को फुलफिल नहीं कर रही है केंद्र सरकार, या जो भी फंडिंग रिलेटेड मामले हैं वो पूरा नहीं कर रही है, इस वजह से जो राज्य है वो मजबूर है कोर्ट जाने के लिए। और कोर्ट क्या है, हर मामले में देखो सुनवाई तो कर नहीं सकती, कि कहीं ना कहीं विधायिका, न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है, इनके बीच में पृथककरण वाला मामला भी आ जाता है। तो ये कोर्ट की वर्डिक्ट है। अब यहाँ से इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो हमारे लिए केंद्र राज्य संबंधों से क्वेश्चन बनेगा। देखिए भाग 9 में सबसे पहले तो भाग 9 जो है, भाग 11 जो है, वहां पर केंद्र राज्य संबंधों की बात की गई है। तो जो संविधान का भाग 11 है वो केंद्र राज्य संबंधों की बात करता है, पहली बात तो ये। अब इसमें किस तरीके की शक्तियां दी गई हैं, तो कुछ विधायी शक्तियां दी गई हैं और विधायिका से रिलेटेड, कुछ प्रशासनिक शक्तियां दी गई हैं और कुछ वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। तो पहली बात तो ये 3 शक्तियां जो मेंशन है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, भाग 11 केंद्र राज्य संबंध, यहाँ तक जानना जरूरी है। उसके बाद में आर्टिकल 245, 255, तो आर्टिकल 245 से 255 तक में क्या है, केंद्र और राज्यों की विधायी शक्तियों को परिभाषित किया गया है कि केंद्र की क्या विधायी शक्तियां होंगी कानून वगैरह बनाने से रिलेटेड, और राज्यों की क्या शक्तियां होंगी। ठीक है, आर्टिकल 246 में क्या है, तो आर्टिकल 246 में 3 सूचियां हैं। स्टेट लिस्ट, आपको मालूम है स्टेट लिस्ट हो गया, सेंट्रल का लिस्ट हो गया, संघ सूची हो गई, साथ ही साथ में कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो 246 का अनुच्छेद 246 जो है वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 254 में क्या है, तो 254 में है ये राज्य संघीय कानून और राज्य कानून के बीच जो भी विवाद होते हैं उनको टैकल करने का, हैंडल करने का काम करता है, आर्टिकल 254। तो ये जो 2-3 आर्टिकल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर तो आपको मिलेगा ये। साथ के साथ अभी एग्जाम बहुत पास है तो टेस्ट वगैरह आपने लगाना शुरू कर दिया होगा। आई होप, लगाना नहीं शुरू किया है तो कृपया करके कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत पास है। तो आपको 2 काम डेली बेसिस पे करना चाहिए, एक तो आपको टेस्ट सीरीज डेली एक टेस्ट लगाना चाहिए, साथ के साथ में आपको क्या करना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको आपको डेली डेली देखना चाहिए। ठीक है, तो 2-3 हमने आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट देखे केंद्र राज्य संबंधों से। एक तो हमारा 255 है जो बात करता है विधायी शक्तियों को लेकर के। 246 में क्या बात की गई है, 3 सूचियों के बारे में बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद में 254 में बात की गई है दोनों राज्य और केंद्र के बीच में जो भी विवाद होते हैं उससे रिलेटेड। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक जो है, अगला पॉइंट है प्रशासनिक संबंधों से। तो प्रशासन को चलाने के लिए जो भी आर्टिकल है वो कहाँ है, आर्टिकल 256 से लेकर के 263 में। तो आर्टिकल 256 से लेकर के 263 जो है केंद्र राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंधों को परिभाषित करता है। ठीक है, अब 256 आर्टिकल में क्या आता है कि
राज्यों को क्या करना है, संघीय कानूनों का पालन करना है, यानी कि फेडरल जो सिस्टम है हमारा वो बना करके रखना है। तो केंद्र और राज्यों के बीच में क्या होना चाहिए, एक फेडरल सिस्टम, संघीय ढांचा। क्या होता है कि दोनों जो अथॉरिटी है, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो, दोनों मिल करके काम करें। तो आर्टिकल 256 बात करता है कि राज्यों को संघीय कानून को पालन करना चाहिए। आर्टिकल 257 क्या बात करता है कि यह अनुच्छेद राज्यों को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो आर्टिकल 257 के तहत राज्यों को भी कुछ शक्तियां मिली हुई हैं, कुछ टॉपिक्स पे अपना कानून बनाने का, अपने तरीके से चीजों को हैंडल करने का, तो वो है 257 में। अगला जो टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है वित्तीय संबंधों से रिलेटेड। तो अनुच्छेद 264 से लेकर के 293 यानी कि 264 से 293 तक में ये वित्तीय संबंध है, केंद्र और राज्यों के बीच जितने भी फाइनेंस रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं उसको यहाँ पर परिभाषित किया गया है। अब ये जो आर्टिकल से एक बार पढ़ने में याद नहीं होगा, इसको आपको 2-3 बार ही क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप इसको रिवीजन करिए। पीपीटी का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा नोटबुक आईएएस के चैनल पे, तो आप जा करके वहां पर इस सारी चीजों को रीच कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 268 क्या है, यह अनुच्छेद राज्यों को कर लगाने का अधिकार देता है। जैसे कुछ मामले में होता है ना कि कुछ टैक्स है वो केवल राज्य लगाती है, कुछ टैक्स है जो केवल केंद्र लगाती है, वसूल करती है, फिर राज्यों को दे देती है। तो ये आर्टिकल 268 में जो राज्यों को कर लगाने का अधिकार है। ठीक है, और आर्टिकल 280 इंपॉर्टेंट है, ये वित्त आयोग के बारे में बात करता है। तो वित्त आयोग की स्थापना की गई है, और वित्त आयोग की स्थापना किस लिए की गई है, केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का बंटवारा करने के लिए। आर्टिकल 280 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केंद्र के पास जो भी टैक्सेशन के थ्रू रेवेन्यू जनरेट होता है उसको वो क्या करता है, राज्यों को बांटने का काम करता है। और फाइनेंस कमीशन अभी फिलहाल 15th फाइनेंस कमीशन है, जिसको अपनी रिपोर्ट 2026 तक देनी है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने 16th फाइनेंस कमीशन भी फॉर्मेट कर दिया है, जो कि 2026 के बाद काम करना शुरू करेगा। और 16वें वित्त आयोग के अभी अध्यक्ष कौन बनने हैं, तो अरविंद पनगड़िया जी, जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। फिलहाल 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह जी हैं, और ये क्या करते हैं, 42% टैक्स बंटवारे के बारे में बात करते हैं। 42% में 41% जो है वो सभी राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, और 1% जम्मू कश्मीर के लिए रखा जाता है। तो हमने ये टॉपिक भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा टॉपिक क्या है, अगला हमारा ये जो न्यूज है वो हाउस होल्ड डेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बात की गई है कि हाउस होल्ड डेट सर्ज टू न्यू हाई बाय दिसंबर। अभी इसमें बात की गई है कि जो घरेलू ऋण है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई है। साथ के साथ में ये बात बोली गई है कि जो घरेलू घरेलू ऋण तो बढ़ा है, लेकिन जो सेविंग्स है, जो बचत है लोगों की, वो कम हो गई है। और ये कितनी पहुंच गई है, जीडीपी के 5% बढ़ गई है, जो कि लगभग 20-25 सालों में सबसे कम है। ठीक है, साथ के साथ में अभी जो ये घरेलू ऋण की बात की गई है, ये जीडीपी का लगभग 40% हो गया है। तो ऑलमोस्ट हाई है, ऑल टाइम हाई है ये, अगर पिछले कुछ सालों की तुलना की जाए तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है, नेगेटिव इफेक्ट दिखा रहा है इकोनॉमी के लिए, कि ऋण बढ़ रहा है, लोगों का हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से लोग ऋण लेने पर मजबूर हैं, लेकिन उनकी सेविंग्स कम हो रही हैं। अब सेविंग्स कम होती हैं तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। अगर मेरे पास पैसे ही नहीं बचेंगे तो मैं उसको अदर एक्टिविटीज में कैसे लगा पाऊंगी, है ना। तो सेविंग्स कम होने का एक इफेक्ट पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट कम होता है। तो इस तरीके से न्यूज आई हुई है, ये छोटी सी न्यूज है। कोई भी टॉपिक लगभग 47 यहाँ पे बात की गई है कि अभी ये जो आंकड़े दिख रहे हैं ये पिछले 47 ईयर के सबसे हाई और लो है। मतलब कि पिछले 47 सालों में देखा जाए तो सबसे हाई हाउस होल्ड ऋण चला गया है, और पिछले 47 सालों में देखा जाए तो सबसे लोवेस्ट क्या हो गया है, सेविंग हो गई है इंडिया में। तो इस तरीके से अभी फिलहाल भले ही कितने भी हम इकोनॉमी की ग्रोथ की बात कर लें, जो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कंफ्यूजन में डाल देते हैं कि भैया इकोनॉमी वाकई में ग्रो कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो ये एक छोटी सी न्यूज है। और ये ही कलरफुल पिक्चर की मैंने बात कर रही थी कि अभी फिलहाल जो फोक आर्टिस्ट हैं वो स्पेशली साउथ इंडिया में इन फोक आर्टिस्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है, चुनाव में कहना चाहिए प्रमोशन करने के लिए, इलेक्शन कैंपेनिंग में इन सब का यूज किया जा रहा है। तो बहुत ही कलरफुल है आर्टिस्ट, थोड़ी प्यारी सी पिक्चर है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लगा दिया। चलिए, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कुछ चीजें, कुछ चैलेंजेस तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी असुविधा हुई होगी, उसके लिए हमें बिल्कुल खेद है। लेकिन अगले कुछ दिन ऐसे ही क्लास चलेगी और हम कोशिश करेंगे कि इसको और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नोटबुक आईएएस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें।